हाँ स्टूडेंट्स, अब देखें नेक्स्ट टॉपिक। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव की स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण। एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण। तो मान लिया हमने कोई हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास एक विद्युत द्विध्रुव है जो किसी कैपिटल ई तीव्रता के एक समान विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार से स्थित है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है, तो उस हिसाब से मान रहे हैं कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बीच बनने वाला कोण थीटा है। तो अब हमें ये देखना है कि भाई इस पर किस प्रकार से एक बलयुग्म कार्य कर रहा है और उसके बलयुग्म का आघूर्ण निकालना है। तो हमने क्या स्टडी किया है कि विद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, एक +q -q। दूसरा हमने ये भी बेसिक चीज पढ़ी है कि यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो वह एक बल का अनुभव करता है। धनावेश पर वो बल विद्युत क्षेत्र की दिशा में होता है और ऋणावेश पर वो बल विद्युत क्षेत्र के विपरीत होता है। तो हम उस चीज को यहां पर अप्लाई करें तो हमें ये धनावेश दिखाई पड़ रहा है, इस पर बल लगेगा, किस दिशा में लगेगा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में। QE बल लगेगा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। ऋणावेश है, इस पर भी बल लगेगा, QE बल ही लगेगा और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। इस प्रकार से अब हमने देखा कि भाई विद्युत जो बेसिक टर्म में हमने लगाया भाई आवेश है उस विद्युत क्षेत्र में होता है तो बल लगता है, तो वही बल हमने यहाँ पर जब अप्लाई किया, धनावेश पर बल, ऋणावेश पर बल। धनावेश पर उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी, ऋणावेश पर उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत होगी। इस प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव पर दो बल लग रहे हैं विद्युत क्षेत्र में जब रखा है। एक बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में है, एक दूसरे बल की दिशा विद्युत क्षेत्र के विपरीत है। परिमाण बराबर है, क्रिया रेखाएं अलग अलग है, तो ये एक बलयुग्म का निर्माण कर रहा है। इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि इस विद्युत द्विध्रुव पर क्या लग रहा है? बलयुग्म लग रहा है, जो कि विद्युत द्विध्रुव को क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करेगा। अब इसी बलयुग्म के आघूर्ण की हमें गणना करनी है। तो ये हो गया कि भाई बलयुग्म, इसी बलयुग्म के आघूर्ण की हमें गणना करनी है। पहले बल +q पर बल निकाला हमने, +q पर बल, तो F1 बराबर QE हो गया विद्युत क्षेत्र की दिशा में। हमने -q पर बल निकाला, F2 बराबर QE विद्युत क्षेत्र के विपरीत। ये हमने डिसाइड किया। तो इस प्रकार से F1 और F2 मिलकर एक बलयुग्म का निर्माण करेंगे जो इसे घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो बलयुग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है? तो अब निकालें बलयुग्म का आघूर्ण। हमें यह पता चल गया कि हाँ भाई इस पर किस तरीके से बलयुग्म लगेगा। अब अगला स्टेप जो ज्ञात करने का है वो ये है, अब हम ज्ञात करेंगे बलयुग्म का आघूर्ण। क्या फॉर्मूला है? बेसिक फॉर्मूला बलयुग्म के आघूर्ण का, बल का परिमाण गुणा बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। बलों की क्रिया रेखाओं के बीच लंबवत दूरी, ये फॉर्मूला है। तो बल का परिमाण QE, अब बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी। क्रिया रेखा क्या हुई? जिस रेखा के अनुदिश बल कार्य करता है वो उसकी क्रिया रेखा कहलाती है। तो एक की क्रिया रेखा ये हुई और दूसरे की क्रिया रेखा ये है, तो इनके बीच लंबवत दूरी ये वाली आएगी। BC कहते हैं, इनके बीच की लंबवत दूरी ये BC हो जाएगी।
चाहे इसे बी नाम दे रहे हैं, इसे ए नाम दे रहे हैं, तो AC हो जाएगी लंबवत दूरी। ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा हो जाएगा, संगत कोण है, ये रेखाएं समांतर हैं तो इनके बीच ये संगत कोण कहलाएंगे, और जो रेखाएं समांतर हो तो कोण बराबर होते हैं, संगत कोण। तो अब हम वॉल्यूम का आघूर्ण निकालने जा रहे थे। बल का परिमाण हमने लिख लिया, बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी ये AC हुई, AC। क्लियर होना चाहिए बच्चों को ये। अब हम ये AC की वैल्यू ज्ञात करें त्रिभुज ABC में। त्रिभुज ABC में इस थीटा के रेस्पेक्ट में ये लंब है। इस थीटा किसी भी समकोण त्रिभुज में कोण के सामने की भुजा लंब कहलाती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। तो इस थीटा के लिए ये लंब हुआ और ये कर्ण हुआ। लंब और कर्ण में हमें रिलेशन चाहिए, तो हम साइन थीटा को लेके चलेंगे। साइन थीटा इक्वल्स टू हो गया लंब बटे कर्ण, तो AC इक्वल्स टू आ गया AB साइन थीटा, और AB की लेंथ है 12 साइन थीटा, तो टॉ इक्वल्स टू हो गया QE इंटू 12 साइन थीटा। ये लेंथ 12 हो जाएगी, ये लेंथ 12, लंबाई द्विध्रुव की 12 लेते हैं। तो टॉ इक्वल्स टू Q इंटू 12 को एक साथ कलेक्ट कर दिया हमने, और ये हो गया E साइन थीटा। Q इंटू 12 को एक साथ लिख दिया, तो इस प्रकार से फॉर्मूला बन गया। Q इंटू 12 क्या हो जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो P इंटू E साइन थीटा। तो वेक्टर टॉ इक्वल्स टू हो गया वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। वेक्टर टॉ इक्वल्स टू वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E। तो इस तरीके से ये हमने फाइंड कर लिया विद्युत, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला वॉल्यूम का आघूर्ण, टॉ इक्वल्स टू P साइन थीटा। यहां पे जब भी फॉर्मूला याद करें तो ये जरूर याद करें साथ में कि थीटा किस किस के बीच कोण है। तो थीटा कोण है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। थीटा जो कोण है वो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जिसकी दिशा -q से +q होती है और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच का कोण। तो यह है टॉ इक्वल्स टू P साइन थीटा। अब हम इसके और पॉइंट पे विचार कर लें कि कब यह अधिकतम होगा, कब यह शून्य होगा, और पॉइंट्स पे अब हम विचार कर लें। केस फर्स्ट लेते हैं। अब हम जो ये टॉ इक्वल्स टू P साइन थीटा हमने स्टडी कर लिया। अब हम केस फर्स्ट ले रहे हैं अधिकतम वॉल्यूम के आघूर्ण के लिए, अधिकतम मान के लिए। अब हमें किसी भी राशि का अधिकतम मान एनालिसिस करने की जरूरत पड़ती है, तो हम उसके सूत्र को देखें कि कौन सी वैल्यू वेरी कर रही है, कौन सी वैल्यू बदल रही है। हमने एक देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ले लिया, तो उसका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो ये P है ये नहीं बदलेगा। हमने उसे किसी विद्युत क्षेत्र में रख दिया तो E नहीं बदलेगा, बदलेगा कौन, थीटा। अगर हम उसे डिफरेंट पोजीशंस में रख रहे हैं, कभी ऐसे 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 रख रहे हैं, हम उसे डिफरेंट पोजीशंस में रख रहे हैं, कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, कभी ऐसे रख दिया, तो थीटा वेरी कर रहा है। तो हमें फिर यहां से उसकी अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना है। अधिकतम मान कब होगा, जब साइन थीटा का मान अधिकतम होगा, और साइन थीटा का अधिकतम मान कितना हो सकता है, 1। ये मैथमेटिक्स का टर्म है, याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा का अधिकतम मान 1 होता है। ये थीटा के किन मानों के लिए होता है 1, तो हम इस आधार पर ये कहेंगे कि ये जो थीटा के 90 डिग्री पर होता है, इन जो वैल्यू होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होती है साइन थीटा के 1 मान के लिए, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री।
इसका मतलब विद्युत ध्रुव आघूर्ण विद्युत ध्रुव जब इस प्रकार से स्थित होगा कि विद्युत ध्रुव आघूर्ण 90 डिग्री बना रहा हो, तो इस समय इस पे लगने वाला बलून का आघूर्ण अधिकतम होगा, और वो अधिकतम बलून का आघूर्ण कितना होगा? पीई होगा। यह अधिकतम की बात होगी। केस 2 देखते हैं न्यूनतम मान के लिए। न्यूनतम मान के लिए अब हम देखें न्यूनतम किस अवस्था में होगा। अगर हमें ध्यान में आता है तो हम कहेंगे भाई साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 होता है, तो हम इसमें -1 रखें। -1 नहीं, -1 में तो माइनस पी आएगा, पी मैग्नीट्यूड तो हो ही रहा है। तो और कौन सी वैल्यू, अगर हम देखें साइन थीटा का मान 0 भी होता है, अगर हम साइन थीटा 0 लेंगे तो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो न्यूनतम मान जो हुआ वो साइन थीटा इक्वल्स टू 0 होगा। फिर एक बार समझ ले, हमने कहा तुम्हारे दिमाग में ये आएगा जब साइन थीटा का अधिकतम मान साइन थीटा पर वेरी कर रहा है, ये साइन थीटा का अधिकतम मान के हमें अधिकतम मान चाहिए टॉ का, तो साइन थीटा का हमने अधिकतम मान ले लिया। जब हमें टॉ का वॉल्यूम के आघूर्ण का न्यूनतम मान चाहिए तो हम साइन थीटा का न्यूनतम मान -1 नहीं लेंगे, साइन थीटा का मान उस समय क्या लिया जाएगा? 0, क्योंकि -1 अगर हम लेते हैं तो माइनस पीई आएगा, तो वैल्यू उसकी पीई तो रही ना, तो वो न्यूनतम नहीं कहलाएगा, न्यूनतम 0 पर हो गया। तो 0 वैल्यू थीटा की किन मानों पर होती है? 0 डिग्री पर या 180 डिग्री पर। और जो न्यूनतम मान होता है वो होता है 0। अब हम इस पॉइंट पे डिस्कस कर लें कि ये 0 डिग्री और 180 डिग्री क्या हुआ। ये देखो 0 डिग्री क्या है, अभी हमने लास्ट में ये तुम्हें अभी जब डेरिवेशन करा तो लास्ट में एक बात तुम्हें बता दी, एक बात को रिपीट करते हुए चले, ध्यान दिलाते हुए चले कि टॉ इक्वल्स टू पी साइन थीटा में साथ साथ ये भी याद करना है कि थीटा किन दो राशियों के बीच का कोण है। तो थीटा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बीच कोण है। तो अगर विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा में है, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। और अगर विद्युत द्विध्रुव इस तरीके से रखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत क्षेत्र के विपरीत है, विद्युत क्षेत्र इधर है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा -q से +q की ओर होती है, तो ये थीटा इस समय क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, क्योंकि विपरीत हो गया। तो दोनों ही स्थितियों में वॉल्यूम का आघूर्ण क्या होगा? 0 होगा। क्यों? क्योंकि देखो इस समय +q आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा और -q आवेश पर बल विपरीत इधर की ओर लगेगा। एक पर बल इधर लग रहा है, एक बल इधर, तो दोनों की क्रिया रेखा एक जैसी हो गई, तो इनका परिणामी 0 हो गया। अब इस पर कोई और वॉल्यूम का आघूर्ण भी 0 हो गया, क्योंकि क्रिया रेखाओं के बीच की दूरी कुछ नहीं रही। उसी स्थिति में यहां पे देखो -q आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा और +q आवेश पर बल इधर की ओर लगेगा। इस प्रकार से इस समय भी दोनों बलों की क्रिया रेखाएं समान है, इस मारे इस समय भी वॉल्यूम का आघूर्ण 0 है। तो ये हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले वॉल्यूम के आघूर्ण के केसेस भी हो गए। अब इस टॉपिक को पढ़ने के बाद क्या नॉलेज लेके, क्या नॉलेज गेन करके हम आगे बढ़ रहे हैं, अब हम उसको कर ले। टॉपिक तो यहां कंप्लीट हो गया, अब एक नॉलेज गेन करते हैं हर टॉपिक से, एक शॉर्टकट में, उसे लेके हम आगे बढ़ते हैं। वो हमने ये देखा कि यदि कोई विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पे एक वॉल्यूम लगेगा, वो वॉल्यूम इसे विद्युत क्षेत्र में घुमाने का प्रयत्न करेगा। तो क्या घुमाता रहेगा ऐसे करके? नहीं, ऐसे करके नहीं घुमाएगा,
क्योंकि हम ये देख रहे हैं जब थीटा 0 हो जा रहा है तो वॉल्यूम का आघूर्ण 0 हो जा रहा है। तो ये जो घुमाएगा इस समय अधिकतम है, ऐसे तुमने छोड़ दिया इसे, तो ये घूमेगा, घूम के इस अवस्था में आएगा। अब वॉल्यूम का आघूर्ण क्या हो गया, 0 हो गया। तो परंतु गतिज ऊर्जा यहां तक कुछ प्राप्त कर लेगा, इधर चला जाएगा, और फिर थोड़ी देर तक फिर इस पे वॉल्यूम लगेगा जो इसे इधर लाने का प्रयत्न करेगा। तो इस तरह थोड़ी देर तक दोलन करता हुआ ये विद्युत क्षेत्र के समांतर आकर रुक जाएगा। तो इस तरीके से अब हमारे दिमाग में ये फीड हो जाए कि वॉल्यूम का आघूर्ण है क्या, मतलब विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं तो क्या हो रहा है। तो एक दिमाग में शॉर्टकट आप लेके आगे बढ़े कि यदि कोई विद्युत ध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर एक वॉल्यूम कार्य करता है, वह वॉल्यूम उसे क्षेत्र के समांतर लाने का प्रयत्न करता है। इसको कुछ घुमा फिरा के क्वेश्चन मान लिया पूछ रहे हैं कि अगर किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में रखेंगे तो वो किस अवस्था में चला जाएगा, तो हम कहेंगे वो सदैव विद्युत क्षेत्र के समांतर आकर रुकेगा, वो सदैव विद्युत क्षेत्र के समांतर आकर रुकेगा। हम इसको क्वेश्चन कभी ऐसे घुमा के आ जाए कि किसी विद्युत ध्रुव की सहायता से किसी विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे पता करोगे, तुम्हारे पास एक विद्युत ध्रुव है, मतलब उसी से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं इसी तरीके से। तो तुम कहोगे कि हम विद्युत ध्रुव को क्या करेंगे कि स्वतंत्रता पूर्वक लटका देंगे और वो सदैव किस दिशा में आ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा। वो हमेशा, क्योंकि हमें मालूम है कि वो घूम के जिस भी दिशा में आएगा वही दिशा विद्युत क्षेत्र की हो जाएगी, उसी के समांतर। और उसके विद्युत ध्रुव आघूर्ण की हमें मालूम हो कि ये माइनस क्यू आवेश है प्लस क्यू आवेश, तो उसकी विद्युत ध्रुव आघूर्ण की दिशा में ही हम विद्युत क्षेत्र की दिशा बता देंगे। अगर एक विद्युत ध्रुव तुम्हें दिया गया और कहा गया बताओ यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, विद्युत ध्रुव के बारे में तुम्हें मालूम है सब, तो तुम कहोगे विद्युत ध्रुव को स्वतंत्र लटकाएंगे, वो हम ये जो टॉपिक पढ़ा इसके अनुसार वो सदैव विद्युत क्षेत्र की दिशा में आएगा, समांतर आके रुक जाएगा, जिस दिशा में विद्युत ध्रुव आगमन होगा उसी दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा बता दोगे। इस तरीके के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी इस टॉपिक पे बन जाते हैं। तो इतना टॉपिक है, इसे ध्यान